हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पर हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की, और रेस्पिरेशन में अभी तक आपने 3 स्टेप्स पढ़ लिए हैं। आपके पास लास्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में कुछ आइडिया आपको है कि एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ और हमारे पास टॉपिक आते हैं, जैसे कि हम पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गैसेस का क्या क्या प्रेशर हमारी बॉडी में रहता है, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। इसी के थ्रू आप एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं आप लोग एक बार उसे रिवाइज करते चले जाएंगे। चलिए, रेस्पिरेशन की बात चल रही थी। अभी तक हमने क्या क्या रेस्पिरेशन में समझा है, डेफिनेशन को आपने समझा है, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन के 4 चरण के बारे में हमने बात की है। पहला ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात की है। और जब आप बात कर रहे थे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में, तो सबसे पहले आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, आपने थोरैसिक कैविटी प्लस थोरैसिक चैम्बर को पढ़ा है। आपने देखा कि क्या क्या चेंजेस वहां पर हो रहे थे, ठीक है, जिसमें आपने इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम के बारे में बात की है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है। एक्सेल क्या होगा, आपने कहा ये चीजें रिवर्स हो जा रही है। जो भी चीजें आप इनहेलेशन में पढ़ रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक्सेलेशन में होगा। आपने कहा पहले जो आपके 2 मसल्स थी, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे और यहाँ पर क्या था, स्पेस बढ़ रहा था, लंग्स का जो वहां पर साइज है वो बढ़ रहा था। आपने एक्सेलेशन में क्या हुआ, यहाँ पर आपके जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो गए हैं। आपने कहा आपके लंग्स का जो साइज है वो नॉर्मल हो गया है और अब आप क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, यानी कि आप बाह्य श्वसन यहाँ पर कर रहे हैं। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा था, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की हमने बात की थी। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या क्या चीजें समझा रखी हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को एक बार समझ लेते हैं। आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपने कहा, अगर हम यहाँ पर श्वसन के प्रकार को पढ़ रहे हैं, हमने कहा ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आप क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन के प्रकार को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने कहा ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेसिस पे हमने कहा 2 प्रकार के आपके पास आए हैं, जिससे आपने क्या कहा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा, या इसे आप क्या कहते हैं, या फिर इसे आप क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, वायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन क्या होता है, जो कि आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पढ़ लेते हैं यहाँ पर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें समझाई गई हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता किसमें है, एक्चुअली में हमने कहा अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें क्या पाया जाता है, श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। आप जानते हैं अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो हम लोग क्या श्वसन की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके लिए समझना जरूरी है कि क्या हो रहा होगा हमारी बॉडी में। हमने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन की जब भी बात आती है, ये चीज हम बार बार रिपीट करते हैं कि हमें चाहिए क्या, एनर्जी। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आपने कहा ग्लूकोज से अगर आपके पास एटीपी बन रही है तो एटीपी कैसे बनेगी, उसके लिए आपको चाहिए ग्लूकोज और उसके लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, आपने कहा ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है ताकि आपके पास क्या आ सके, ग्लूकोज से यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो सके। तो आपको ग्लूकोज चाहिए, मस्ट है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए हमें क्या होता है, यहाँ पे वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें हो रही होंगी। इट इज द टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन का टाइप है, ठीक है। ये जो हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन का ही एग्जांपल लिया गया है। दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दोनों में यहाँ पर ये चीजें प्रोसेस हो रही है, ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, दोनों में ऑक्सीजन की प्रोसेस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मस्ट है। आपने कहा दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपने कहा ये जो प्रोसेस है आप केमिकल इक्वेशन के थ्रू ये जो प्रोसेस है इसे बता सकते हैं। जैसे कि ये प्रोसेस अगर आपके पास आई है तो आप कहते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं,
आपने कहा यह एक प्रकार का कोशिकीय श्वसन है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जानवर यानी कि जो जंतुओं और पौधों की कोशिकाओं के भीतर रहती है। इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपने कहा ग्लूकोज है, क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जब यहाँ पर ऐड होती है तो आपने कहा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। मुख्य जो आपका उत्पाद है वो एटीपी है, ऊर्जा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या आते हैं, बाय प्रोडक्ट आते हैं। तो आपने कहा ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी बॉडी में होती है जिसे आप कह रहे हैं वायवीय श्वसन। ये तो क्या है, नॉर्मल सी चीजें हैं। कल हमने एक और चीज यहाँ पर देखी थी, हमने कहा था कि क्या हो यहाँ पर अगर आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिले, जब सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिले तो आपने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन हो तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आपके कुछ चेंज हो जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, अपनी एनर्जी तो रिलीज होगी लेकिन एनर्जी क्या होती है, कम मात्रा में रिलीज होती है। और आपने कहा यहाँ पर एक और उत्पाद बनता है, एक और प्रोडक्ट बनता है जिसे आप लैक्टिक एसिड कहते हैं। यही लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एक बार आप जो वायवीय श्वसन है उसकी जो डेफिनेशन है उसे आप एक बार पढ़िए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अवायवीय श्वसन। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो है अवायवीय श्वसन को। क्या चीजें आपने समझी थी, आपने कहा इट इज अ टाइप ऑफ अ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। द केमिकल इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज दिस, ठीक है। आपने बोला यह एक प्रकार का कोशिकीय श्वसन है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। रासायनिक समीकरण ये है, आपने कहा ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज आपको यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन नहीं दिख रही, ये ग्लूकोज जब टूटा तो क्या क्या चीजें बनी, अल्कोहल बना। क्या बना यहाँ पे, अल्कोहल बना। सेकेंड क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और तीसरा यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज एनर्जी, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस चल रही है ये हमने पढ़ी थी ईस्ट में। ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी ये पढ़ी थी हमने ईस्ट में। ईस्ट क्या है, एक फंजाई है। और किस प्रकार की फंजाई है, आपने कहा यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट, ठीक है, जिसमें ये प्रोसेस चलती है और इसी के फलस्वरूप ये क्या कर सकता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। आपने कहा कि जब हम क्या बनाते हैं, जैसे आप ब्रेड बना रहे हैं या फिर आप इडली बना रहे हैं, आप एक डो तैयार करते हैं और आप डो जब तैयार करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, ईस्ट को ऐड कर देते हैं। अच्छा ध्यान रखिए एक और चीज, हमने कहा कि ईस्ट एक क्या है, फंजाई है, एक कवक है। फंजाई मतलब एक क्या है, कवक है। ईस्ट का मतलब सिर्फ एक फंगस से नहीं है, ईस्ट इज द ग्रुप ऑफ फंगस, यानी कि ईस्ट में बहुत सारे फंगस आते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि कौन सी ईस्ट यहाँ पर अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रही है, उसका नाम है सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई, ठीक है। बहुत सारी ईस्ट होती हैं, उनमें से आपने कहा कि जिस ईस्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है उसका नाम है सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई, ठीक है। होता ही है कि आपने डो तैयार किया, डो का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप रोटी बनाते हैं, अब आटा तैयार करते हैं तो सेम वही चीज है कि आपको ब्रेड बनाना है, आपने एक डो तैयार किया है, ठीक है। अब आपने डो तैयार किया तो उसमें कुछ ईस्ट को ऐड कर दिया जाता है। अब ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट को क्योंकि अपने लिए भोजन चाहिए, आपने कहा कि वो उस जिस डो में उसे डाला गया है वो वहां पे क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कैसे ग्रहण करेगा, आपने कहा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। जब ग्लूकोज को वो तोड़ता है तो आपने कहा वहां पर अल्कोहल बनती है और वहां पर CO2 भी बनती है। जब वहां पर CO2 बनती है तो आप देखते हैं क्योंकि CO2 एक गैस है और CO2 अब उस डो के अंदर है तो CO2 बाहर निकलेगी। आपने देखा गैस का जो नेचर होता है ऐसा नहीं कि वो एक जगह पे रह सके, वो एक जगह से दूसरी जगह विस्तृत होती रहती है, जिसे आप कहते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या हो रही है, विस्तृत हो रही है। वैसे ही जो डो होता है, जिस प्रकार से डो है, डो में आपने ईस्ट डाला, ईस्ट ने क्या किया, यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, आपने कहा अल्कोहल बन गया। OH से हम अल्कोहल को बताते हैं। जब आप जाएंगे, अभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा और आप जब आप 11th क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे अल्कोहल का कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन का कौन सा होता है, एल्डिहाइड का कौन सा होता है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। आपने कहा OH से हम अल्कोहल को यहाँ पे दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या बना, आपने कहा CO2 बना। अब आपने कहा CO2 जो है वो यहाँ पर क्या कर लेती है, इस प्रकार से डो को फुला लेती है और यहाँ पर डो में क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं छोटे छोटे। इस प्रकार से आपको
प्रकार से छेद दिखाई देते हैं। ठीक है, वो छेद क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इन्हीं छेदों के माध्यम से जो यहाँ पे CO2 है वो उस डो से बाहर निकल रही होती है। आपने कहा कि डो यहाँ पे क्यों फूल जाता है? आपने देखा होगा जो डो है, आप डो को रखते हैं कुछ टाइम बाद जो डो है वो फूल जाते हैं। क्यों फूल रहा है? क्योंकि यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन हुआ है और गैस इस डो से बाहर निकली है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो अब हम आगे की बातें करेंगे। यहाँ पर आपने कहा कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है और जो मेन प्रोडक्ट है वो ATP है, ऊर्जा, क्योंकि ईस्ट के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने कहा ऊर्जा निकल रही है। इसके अलावा अल्कोहल है, तो इसी प्रोसेस को आप क्या, इसी प्रोसेस के द्वारा आप क्या करते हैं, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है, जिसे आप फर्मेंटेशन की प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि यहाँ पर, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, हमने क्या चीजें समझी थी? हम बात कर रहे थे यहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन, और इंटरनल रेस्पिरेशन से पहले हमने समझा था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आपने कहा हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप थे। इसमें ग्लोब्यूलिन की क्या थी, चेन थी इस प्रकार से, जिसे आप अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। और आपने कहा यहाँ पर हर ऑक्सीजन के साथ, हर हीम ग्रुप के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रही थी। ये आपके पास आया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसे आपने क्या कहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस बात को हम समझ चुके हैं। हमें समझना ये है कि वो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए या ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए। क्योंकि हमने कहा कि अब जब ये क्या जाएगा, किसी ऑर्गन के पास जाता है तो ऑर्गन को ये क्या दे देता है, O2 दे देता है, और ऑर्गन के पास जो CO2 है ये खुद इससे बाइंड हो जाता है। आपने कहा कौन कौन से कारक होंगे जो इस प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता है, वो नहीं एकदम से बाइंड करेगा। तो कुछ फैक्टर होते हैं जो बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं फैक्टर के नाम लिख दूंगी। ठीक है, ऑक्सीजन को भी रिमूव कर देते हैं, और अभी ये क्या है, सिर्फ हीमोग्लोबिन आपके पास है। सबसे पहले मैं आपको फैक्टर के नाम बता दूंगी, एक एक करके फैक्टर को जानेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है, आपने कहा हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर के बारे में जो कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है, या हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जो जुड़ना है उसे क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि यहाँ पर इन दोनों की जो जुड़ने की जो एफिशिएंसी है उसे कम करते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है CO2, दूसरा इसमें आएगा H+ आयन, और तीसरा इसमें आता है हीट या टेम्परेचर। आप कुछ भी कहिए, हीट या टेम्परेचर। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये प्रोसेस चल रही है लंग्स में। हमने कहा जो हीमोग्लोबिन है वो एकदम से ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता है। ठीक है, एकदम से नहीं करेगा। यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंड होती है इस प्रकार से, जैसे। अच्छा, इससे पहले एक और चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है, पार्शियल प्रेशर जिसे हम कहते हैं। तो कुछ डाटा यहाँ पर देख लीजिए पार्शियल प्रेशर का। ये क्या होता है, ये गैसेस, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, गैसेस की कंसंट्रेशन को आप समझ लीजिए कि कितना प्रेशर है गैस का हमारी बॉडी में। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आपने कहा पार्शियल प्रेशर में हम 2 गैसों को पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और CO2 को, कि कितना प्रेशर इनका हमारी बॉडी में होता है। हमने कहा कि अगर हम मिनिमम की बात करें, अगर हम मिनिमम की बात करें तो आपने कहा 40 mm Hg होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, ये क्या है, दोनों गैसेस के लिए है। मिनिमम जो प्रेशर होना चाहिए आपने कहा 40 mm Hg होना चाहिए। अब हमने कहा कि मैक्सिमम की हम अगर बात करें, मैक्सिमम जो होता है वो CO2 के लिए है 45 mm Hg। जो CO2 है आपका वो 45 mm Hg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इतना चलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने कहा कि हम बात करें कि मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, आपने कहा 95, और इससे अबव भी हो सकता है। आप 95 mm Hg लिखिए। एक तो आपको ये डाटा
आराम से ध्यान से देखना है, इम्पोर्टेंट है कि हमने कहा कि किसी भी गैस का हमारी बॉडी में जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो कितना हो सकता है। आपने कहा मिनिमम तो इतना होना चाहिए 40 mmHg, ठीक है। आपने कहा मैक्सिमम कितना होगा, आपने कहा मैक्सिमम दोनों गैसेस के लिए अलग अलग है, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, CO2 के लिए अलग होगा। आपने कहा CO2 मैक्सिमम 45 होना चाहिए, मिनिमम तो आप जानते हैं 40 होगा, मैक्सिमम 45 mmHg होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, हमने कहा मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन की बात करें तो आपने कहा कि जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होगा, 95 mmHg हो सकता है, मिनिमम आप जानते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब हमने कहा क्योंकि ये बात चल रही है किसकी में, लंग्स में, ये जो प्रोसेस हो रही है ये हो रही है लंग्स में। मैंने कहा लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहा होगा, यहाँ पर जब आपने सांस ली, श्वसन की प्रक्रिया की, तो हमने कहा यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहा होगा वो मैक्सिमम रहा होगा। क्यों, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं और आप कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। आपने कहा कि क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्स में कितना होगा, हमने कहा 95 mmHg, ठीक है, क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन का लंग्स में, तो ये क्या कर सकता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकता है, लेकिन एकदम से नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने बोला पहले ये एक आर्म से कनेक्ट होगा, जैसे ये एक आर्म से कनेक्ट होता है तो यहाँ पर दूसरी आर्म भी क्या कर सकती है, ऑक्सीजन से बाइंड कर लेती है। अब ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपने कहा तीसरी जो आर्म है वो भी ऑक्सीजन से बाइंड कर लेती है, और लास्ट में चौथी जो आर्म है वो भी ऑक्सीजन से बाइंड कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो ये यहाँ हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा। अब जब हीमोग्लोबिन आता है एक ऑर्गन के पास, हीमोग्लोबिन यानी कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड को लेकर के आए एक ऑर्गन के पास, क्योंकि ऑर्गन को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन तो हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो आपके क्या आते हैं प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनकी शुरुआत हो गई। आपने कहा CO2 यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि जब ग्लूकोज टूट रहा है तो CO2 का प्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। होता क्या है, आपने कहा कि इजिली छोड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन को इजिली नहीं छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन के लिए आपके पास क्या आ जाता है, CO2 आ जाता है। अब ये जो CO2 है, ये CO2 यहाँ बाइंड कर जाएगा, और इसके फलस्वरूप आपने कहा जो ऑक्सीजन है वो क्या आ जाती है, जो आपका ऑर्गन है उसमें ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये बात हमने कल भी की थी, ये चीजें हमने कल भी डिस्कस की थी। तो आपने कहा कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से हटाने के लिए यहाँ पर कौन सा कारक यूज हुआ है, आपने कहा CO2, क्योंकि CO2 यहाँ पर आया, उसने यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट किया है। और आपने कहा कि यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर अलग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, आपने कहा CO2 यहाँ पर क्या था, इन्वॉल्व था। अब इतना आप समझ चुके हैं, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर ये भी हो सकती है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस भी यहाँ पर आया है। फिर ये है कि जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन से इजिली बाइंड कर पा रहा है, ठीक है, एक तो ये है। अब बात करते हैं H+ आयन की। होता क्या है, यहाँ पर जो CO2 होती है, क्योंकि आपने कहा जो ब्लड वेसल्स है, ये जो आपकी हीमोग्लोबिन है ब्लड वेसल्स में है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में आपके ब्लड सेल्स भी होंगे, क्योंकि आपका ब्लड वेसल्स में पूरा ब्लड है। आपने कहा ये आपकी क्या है, पूरी ब्लड वेसल्स है। आपने कहा यहाँ पर ब्लड सेल्स भी होंगे, तो यहाँ पर क्या आता है, प्लाज्मा भी होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्लाज्मा भी होगा प्लाज्मा। और आपने कहा प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पर प्लाज्मा में जो CO2 है वो क्या करता है, ये H2O से बाइंड कर लेता है। H2O से बाइंड करेगा तो ये क्या बनाएगा, H2CO3, कार्बामीन इसे कहते हैं। H2CO3 से यहाँ पर फिर से चेंजेस आते हैं। ये पूरी ब्लड वेसल्स है, ये पूरा प्लाज्मा वाला रीजन है। प्लाज्मा तो पूरे में होगा, बट हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक रीजन बता रहे हैं, ठीक है। ये पूरा प्लाज्मा है। हमने कहा प्लाज्मा में जो CO2 है वो H2O से बाइंड करके एक प्रोडक्ट बनाता है, H2CO3 कहते हैं।
H2CO3 टूट के क्या बनाएगा, H प्लस HCO3 बनाएगा। यहाँ पर क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। यहाँ पर जो H प्लस आयन आपको दिख रहे हैं ये भी क्या काम करेंगे, ये भी यहाँ पर क्या करते हैं, जो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन से यहाँ बाइंड हो जाते हैं, कौन सी साइड में, जहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड हो रखा है, और ये ऑक्सीजन को रिलीज होने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जो काम CO2 कर रहा था वो काम H प्लस आयन भी कर रहा है, सेम वही काम यहाँ पर कर रहा है। आपने कहा H प्लस आयन क्या होता है, इस आर्म पे कनेक्ट हो जाता है और ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलीज करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। आपने कहा H प्लस आयन भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है हीट और टेम्परेचर। अब हीट क्या, आपने कहा क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे मिली और यहाँ पर एटीपी बनी। जब एटीपी बनती है तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ऊर्जा निकल रही है तो अपनी का हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ऑर्गन जब जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो ऑर्गन के पास जाएंगे, क्योंकि वहां पे हीट होगी, तो हीट की वजह से भी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इतनी बातें क्लियर हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं जो यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को प्रभावित करते हैं। तो एक बार आप लोग नोट कीजिए। चलिए, इसी चीज को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए आपने कहा यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आता है, यहाँ पर आता है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन। परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कितने परसेंटेज में या कितनी मात्रा में एक दूसरे से बाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा सबसे पहले हम देखेंगे लंग्स में कैसी प्रोसेस थी। आपने कहा लंग्स में जब हमने देखा हीमोग्लोबिन एकदम से ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर रहा था, पहले एक मॉलिक्यूल बाइंड करता है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड करता है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल बाइंड करता है, ये इस प्रकार से होता है। एट लास्ट चारों जो मॉलिक्यूल हैं वहां पे बाइंड कर जाते हैं। तो आपके पास ये जो कर्व आता है ये आता है लंग्स में, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में आपने इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखा कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन है वो पहले कम था, फिर एकदम से बढ़ गया है, और अब क्या हो गया, क्योंकि चारों जो मॉलिक्यूल हैं वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो गए हैं, तो आपको यहाँ पर क्या है, स्टेशनरी फेज देखने को मिल गया है। मैंने कहा अगर यही प्रोसेस में देखूं कहाँ पर ऑर्गन्स में या टिश्यू में, तो क्या होगा यहाँ पे कर, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ की बात हो रही है, लंग्स में हो रही है। कैसी थी, मैक्सिमम थी। अगर हम बात करें टिश्यू में, तो टिश्यू में जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का वो कैसा था, वो कम होगा। ठीक है, कम होगा तो क्या होगा यहाँ पर, आपने कहा यही जो कर्व है ये अब आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आया आपके पास, आपने कहा यहाँ पर हमने कहा फॉर एग्जाम्पल इतना पार्शियल प्रेशर था, इतना था, जिसे हम मान लेते हैं 45 मान लेते हैं। ठीक है, 45 mmg था। आपने कहा अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है कितना ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसकी, टिश्यू की, तो आपने कहा पार्शियल जो परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन है वो सिर्फ आपको इतना देखने को मिला। डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस ये है क्योंकि लंग्स में जो ऑक्सीजन का प्रेशर था या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थी वो हाई थी, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन या फिर आप कहिए कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की जो एफिशिएंसी थी वो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दी यहाँ पे। जब आपने देखा यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टिश्यू, टिश्यू में आपने क्या कहा, क्योंकि वहां पर जो पार्शियल प्रेशर था किसका, ऑक्सीजन का, वो कम होगा, होगा कब, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और वहां पर CO2 बन रही है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ऑक्सीजन का वहां पे क्या होगा, मिनिमम होगा। आपने कहा इसी यहाँ पर आपने कहा इतने ही पार्शियल प्रेशर पे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन में कितना डिफरेंस आ गया। देखिए ये जो आपका ग्राफ है ये शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। आपने कहा कि यहाँ पर आपने बात की कुछ पार्शियल प्रेशर की और आपने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ चीजों को समझा है, जो कि आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक साइकिल आती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे ये साइकिल जो है इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में कुछ वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
तो जो भी चीज़ें अभी तक आपको बताई गई हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।